इसी में से आने वाले हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन है 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, ना 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, यानी किसके तुल्य होता है 1 मीटर। तो हमें यहाँ सारा ऑप्शन दिया गया वो एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। याद रखना कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी याद रखना कि कभी कभी आपसे 1 एंगस्ट्रॉम पूछा जाता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻−10 मीटर, तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, है ना। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है अगर जूल में है ना। वर्क का एसआई यूनिट अगर वर्क का यूनिट एसआई में अगर जूल है तो बताओ ये किस के इक्विवेलेंट होता है, यानी कितने अर्ग के बराबर होता है। तो याद रखना कि जो 1 जूल होता है आपका 1 जूल वो इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग, है ना। याद रखना है 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, है ना। क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में बात करते हैं हम 4 की कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर अगर आपने स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, इधर आपका स्पीड हो गया, ठीक है, और ये अगर आपका टाइम हो गया, तो यहाँ पर अगर आपको ये ग्राफ बन रहा है तो कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया बनेगा ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। हमें क्या देता है, ये हमें हमेशा डिस्टेंस बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। याद रखना चीज, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया था, अगर आपको दिया रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो उसमें हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलेरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, लीनियर एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो कह रहा है एंगुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन तो क्या होता है। तो लीनियर एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू होता है अल्फा इंटू आर, ना। जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल है अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से और रेडियस आर है, तो इसका जो लीनियर एक्सेलेरेशन होगा, है ना, ए, वो क्या होगा अल्फा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा इंटू आर, या फिर ऑप्शन नंबर बी कहोगे आर इंटू अल्फा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है और उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है। तो उसके बीच के यानी उसके सेंटर पे जो लगने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है यानी ac, ये किसके इक्वल होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v² के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी v²/r। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विच ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विच ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार, है ना। कह रहा है कोई पार्टिकल है जो दो पार्ट इस पाथ को पहले हाफ पार्ट को पूरा करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरे पार्ट को पूरा करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस पूरे जर्नी में उसका टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, अगर वो इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल है ना, हाफ पार्ट और हाफ पार्ट उसने अगर ट्रैवल किया है 40-60 से, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू V1 अपॉन इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। वैल्यू करके सॉल्व करते हैं 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 60 प्लस 40। तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6 इंटू 4 24 इंटू 100, 2 इंटू 24 इंटू 100 डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 60 प्लस 40, ये भी हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 इंटू 24 हो जाएगा आपका 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, याद रखना। क्या याद रखना है आपको कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू V1 प्लस V2 हो जाता है, ठीक है, याद रखेगा फॉर्मूला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज इम्पल्स, है ना। इम्पल्स के जैसा ही किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम यूनिट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम को आप इम्पल्स कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, इम्पल्स कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम dt, है ना। फोर्स इंटू स्मॉल टाइम dt को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स बोलते हैं।
तो इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, यानी इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द मोमेंट ऑफ पार्टिकल द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। किसी पार्टिकल का मोशन है वो हमें डिफाइन किया गया है y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल पर फोर्स क्या लग रहा है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल तुम्हें पता है m इंटू ए होता है। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन है कितना, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपकी कौन है? g है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी mg। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं हम 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमसे डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15 and g की वैल्यू आपको पुट करनी है 10 to the power 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है एक रेलगाड़ी के फर्श पर एक बॉक्स रखा है जो स्थिर है। तो कहता है कि रेलगाड़ी की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि वो उस पर वो डब्बा है ना, वो डब्बा रेलगाड़ी के फ्लोर पर स्लिप ना करे, मतलब रुका ही रहे। तो देखो रोकने वाला फोर्स कौन होगा? मान लो अगर ये ट्रेन है, ट्रेन का ये फ्लोर है ना, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इस बॉक्स को रोकेगा कौन? अगर ट्रेन जा रही है आगे तो इस बॉक्स को रोकने के लिए पीछे हमें फोर्स चाहिए, तो पीछे इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू और एन कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर लगता है एन, नीचे लगता है हमारा एम जी। ठीक, तो म्यू इंटू एन और एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी के इक्वल। ठीक है, तो ये तो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो एक्सेलरेशन होना चाहिए ए, वो कितना होना चाहिए? एफ बाई एम होना चाहिए। यहाँ से कैलकुलेट करोगे एफ बाई एम तो वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू जी, यानी कम से कम इतना मैक्सिमम इतनी एक्सेलरेशन होगी म्यू इंटू जी के इक्वल होगी, तब तक बॉक्स से ट्रेन के फ्लोर पर रेस्ट पे रहेगा। इससे ज्यादा हो गया तो ट्रेन जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। तो म्यू इंटू जी, म्यू के लिए गिवन हमें 0.15, ठीक, इंटू जी के लिए गिवन है 10, वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो फॉर्मूला क्या था? सिंपल, ए का वैल्यू हो गया हमारा म्यू जी। ठीक है, म्यू जी से लगा लोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ में कह रहा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए मास एम इच, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ई के का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक, हमने एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब एम बी क्या होता है? मोमेंटम को कहते हैं एम बी पी। तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। क्यों? सिंस पी इक्वल टू क्या था? मोमेंटम इक्वल टू होता है एम इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर बाई 2m, यानी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 का क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो याद रखना रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन जितना कम होगा चीजों को मूव कराना उतना आसान होता है। तो किसी चीज को, है ना, किसी चीज को बताओ, अगर सिलेंडर को ऐसे लेकर मूव कराना इजी है या फिर सिलेंडर को ऐसे मूव कराना इजी है ना, बताना। इस सिलेंडर को कैसे ले जाना इजी होता है? इजी मतलब ऐसे फ्लोर पे, है ना। तो सिलेंडर को ऐसे लुढ़का कर, है ना, सेकंड वाले केस में ले जाना इजी काम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस में क्या हमारे इजी होता है? इजी क्यों होता है? क्योंकि इस जब इसको हम रोल करते हैं ना, जब इसको हम घुमाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, उस जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ऐसे जब किसी चीज को हम ऐसे स्लाइड कराते हैं तो यहाँ जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए हम उसको इजी आगे मूव करा पाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक, ये लेस देन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना हमेशा, है ना। क्लास 9 में भी हम पढ़ते हैं बहुत बार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, है ना। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें क्या देता है? मान लो अगर ये हमारा फोर्स हो गया,
और x एक्सिस में हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है अगर इसके बीच जो भी कर्व बनेगा इनके बीच का एरिया हमें क्या देगा, तो सिंपल एरिया होता है वो हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या एक्चुअली में हमारा वर्क होता है। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें क्या देता है, हमें देता है वर्क डन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहता है 10, 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कह रहा है 1 मिलीग्राम के एक मास को हम कंप्लीट कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। तो कह रहा है इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। तो आइंस्टीन का इक्वेशन है E इक्वल टू mc²। ठीक, 1 मिलीग्राम को लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम को आप चेंज करोगे केजी में तो हो जाएगा 10⁻⁻6 kg। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 kg। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻10 जूल, है ना। यानी अगर 1 मिलीग्राम के मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना हमें एनर्जी मिलेगी, 9 इंटू 10⁻10 जूल, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी सिर्फ 1 मिलीग्राम के मास अगर हम कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तब। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर समझते हुए सॉल्व करना है, तभी 11th 12th में भी आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, तभी आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। नहीं तो फिजिक्स रट के काम नहीं चलेगा कभी भी काम, है ना। फॉर्मूला याद रखो, बाकी कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 15, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय अबाउट। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला होता था p²/2m। यहाँ से नजर आएगा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंटम के स्क्वायर के। तो कह रहा है कि मोमेंटम को हमने 25% बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर अपॉन मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर। मान लो इनिशियल मोमेंटम था हमारा 100, ठीक, तो अभी कितना हो जाएगा 25% बढ़ गया है, यानी पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 125 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, वैल्यू आ जाएगी 5/4 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और इनिशियल है इसकी वैल्यू कितनी है 25/16। आपसे पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ना, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, करना पड़ेगा अच्छे से। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो, इसका कहने का क्या मतलब है कि काइनेटिक अगर एनर्जी अगर इनिशियल था 26 तो अब कितना हो गया है 25 ना, ऐसा समझो। पहले था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था 16 था, तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया 25। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो चेंज कितना हो गया 25/16 करोगे तो हो जाएगा 9 डिवाइड बाई इनिशियल कितना था 16 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, ये 4 टाइम्स में 25 से ये कैंसिल होगा आपका, 4 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 25 टाइम्स में, वैल्यू आएगी 225/4%। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अराउंड 56% के इक्वल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट सी 56%। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं हम 16 में। क्वेश्चन 16 कह रहा है हमसे, कह रहा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है हमारा टॉर्क, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है हमारा टॉर्क। ठीक है, जैसे हम, तो इसी तरह हमारा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन 17 कर रहा है एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। जिस तरह हमारा लीनियर मोशन में होता है हमारे पास मास, तो उसी तरह जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वही मास किसके एनालॉगस हो जाता है, यानी किसके इक्वल हम ट्रीट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये सिंपल आपके एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है, तो नहीं आने के चांसेस, नो चांस, है ना, इसका आने का चांस कभी नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, करना कभी, बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा ना, कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी करेक्ट है, मतलब लोड आर्म इनटू लोड इक्वल टू होता है एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट, है ना, तो इसका आने का चांस कम है, बात नहीं भी करोगे तो चलेगा। कह रहा है फर्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग केप्लर्स लॉ इन इज नोन एज हार्मोनिक लॉ, ना केप्लर्स के किस लॉ को आप हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं।
इसको हम आवर्ती का नियम भी कहते हैं। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी। ये भी नहीं पूछा जाएगा, है ना, नो चांस। ये क्वेश्चन पूछने जाने का चांस नहीं आएगा क्वेश्चन, ये याद रखना, मत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं 20 की। लिख रहा था escape velocity from the surface of earth is, है ना, escape velocity from the earth surface कितना होता है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना। वेलोसिटी फ्रॉम escape velocity from earth surface, इसकी वैल्यू होती है 2 gm/r, है ना, ये वैल्यू भी होती है। और एक और वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2g/r, है ना, आर क्या हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया वो स्मॉल जी के टर्म में दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करा 21, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कह रहा है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। कह रहा है कि जी हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, जी की वैल्यू हमसे सेम होती है, वो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में आप चेक कर लो। नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट चेक करोगे, जैसे आपने अगर एसआई यूनिट से अगर आप सीए सिस्टम में चले जाओगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज कर जाती है, तो ये तो गलत है, इतना सेम नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अब कह रहा है कि जी की वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओगे तो ये फिक्स होती है ना, सन मून पे जाओगे तो भी आप जी की वैल्यू यही लोगे, ये सही है। हाँ, तो ये सही है। जी की वैल्यू कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है या स्पेस पे भी डिपेंड नहीं करता। बाकी सारे ऑप्शन गलत है ना, जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना, जी के लिए फिक्स होती है, कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है जी की, है ना, जी की वैल्यू यही होती है और ये फिक्स है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है ना। और सी नंबर भी आपका गलत है कि इसको जॉनस केपलर ने इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जी ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। क्वेश्चन 22 कह रहा है सब्सटेंस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन और कॉल्ड। कह रहा है किसी चीज को अगर आप खींचोगे तो खींचता हुआ चला जाता है, ऐसी चीज को आप क्या कहते हैं। तो नॉर्मल सा चीज देखना, है ना, आप यूज करते हैं इलास्टिक, है ना, इलास्टिक नहीं, आप कहते हैं इलास्टिक यूज करते हैं। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक वो चीज होता है जिसको आप खींचो तो उसका शेप खींचता है, फिर से वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, उससे क्या कहते हैं हम इलास्टिक करते हैं। वहीं से वर्ड आता है हमारा इलास्टोमर, है ना। तो इलास्टोमर वो ऐसा चीज है जिसको आप लार्ज स्ट्रेंथ तक बढ़ा सकते हो, यानी उसका आपको बहुत ज्यादा खींच सकते हो, खींचने के बाद छोड़ोगे तो फिर से वो अपने पुराने शेप पर आ जाएगा। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। कुछ में 23 करा है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड है ना। रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेस का क्या कहता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेयर मॉडुलस, लेकिन ये इस बार नॉट इन सिलेबस, है ना, ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है इस पर। वैसे याद होना चाहिए लेकिन ये इस पर आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन 24 कह रहा है यूनिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स है। जब भी किसी लिक्विड में आप किसी बॉडी को रखोगे, है ना, किसी बॉडी को, तो नीचे से एक फोर्स लगता है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं। अब अप थ्रस्ट है क्या, अप थ्रस्ट या तो थ्रस्ट बोलते हैं या इसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं। एक्चुअली ये एक टाइप का फोर्स है जो लिक्विड लगाता है किसके, किसी ऑब्जेक्ट पे, जब वो लिक्विड के सरफेस पे हो या फिर वो लिक्विड के अंदर हो, तो हमेशा एक ऊपर की फोर्स लगाता है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है, और फोर्स अगर फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बात करते हैं 25 की, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉज प्रेशर। देखो गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर किसी भी लिक्विड के प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का डिफरेंस होता है, यानी टोटल प्रेशर किसी लिक्विड पे लग रहा है वो माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर करोगे तो हमारा जो प्रेशर आता है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं गॉज प्रेशर, है ना। फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला गॉज प्रेशर क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो क्या आता है, एक तरह से आपका डिफरेंस को मेजर करता है ना, टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर को के डिफरेंस को ये मेजर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा मैनोमीटर, यानी दाबांत मापी ना, दबांतर मापी, दबांतर मतलब अंतर यानी डिफरेंस।
है। तो क्या मापता है ये हमारा, ये मैनोमीटर से करता है। तो हिंदी में इसका मतलब समझोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा कि गॉज प्रेशर क्या था, टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, तो हो जाएगा दबांतर मापी। क्वेश्चन 26 कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी। थर्मल कनेक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। इवन आपके नीट में भी पूछा जाता है, जो लोग नीट के भी प्रेस कर रहे हैं उनको भी कभी कभी ये चीज पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी क्या है। तो याद रखना ऑप्शन में बी से करेक्ट होता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। इसका और यूनिट ये भी याद रखना, इसको और बोलते हैं हम लोग जूल पर सेकंड का लोग बोलते हैं वाट, तो होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। क्वेश्चन 27 कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस चीज के बारे में बताता है। तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो क्या था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बताता है, ये बताता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि हीट भी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, और वर्क भी एक टाइप का एनर्जी का ही फॉर्म है ना। यानी आप वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है। कि आप जितना हीट सप्लाई करोगे क्यू, उसका कुछ पार्ट क्या करेगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और कुछ पार्ट एनर्जी है जो वर्क डन करेगा सिस्टम। तो इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी क्वेश्चन नंबर 27। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, आइसोकोरिक प्रेशर क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। अब याद रखते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या बोलते हैं, तब इसे बोलते हैं हम आइसोबेरिक, है ना, इसे बोलते हैं हम आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है हमारा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन 29, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, है ना। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 होता है, ठीक है। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस है ना, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3। जब आप लोगे डाई एटॉमिक गैस तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 5। और जब आप ट्राई एटॉमिक गैस लेते हो तो इसकी वैल्यू होती है, कभी कभी कुछ लोग 7 लेते हैं, कभी कभी इसकी वैल्यू लोग 6 भी लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वो हमसे, या तो पूछा जाएगा मोनोएटॉमिक या फिर डायटोमिक। तो मोनोएटॉमिक का होता है 3 और डायटोमिक का होता है 5। यहाँ पूछा गया था हमसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। बात करते हैं क्वेश्चन 30, कह रहा है ए रियल गैस बिहेव्स लाइक ए आइडियल गैस। आपका जो रियल गैस है वो एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगता है। कब करेगा ये, वो एक आइडियल गैस का जैसा बिहेव तो कब करता है, जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर हाई हो, है। जब प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, ऐसे सिचुएशन में हमारा जो रियल गैस होता है वो भी एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब और उच्च दाब पर। क्वेश्चन बात करते हैं 31, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। ये मैंने बताया था सेप्टेम्बर 1 में जब 2019 का पेपर सॉल्व किए थे, कि सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड, है ना। सेकंड मतलब 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 हर्ट्ज। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहा 32, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, तो याद रखना फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्चुअली डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को ये बोलते हैं एक्सप्रेशन ए, इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसी को हमने ए को क्या लिख लिया, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में ध्यान रखना एक्स से होता है, टाइम का टर्म यहाँ कभी नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बात करते हैं क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन, है ना। इसमें से कौन एक पीरियोडिक मोशन नहीं है। पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। पीरियोडिक मतलब पीरियड, है ना, एक फिक्स पीरियड। तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। हमसे पूछा है कौन पीरियोडिक मोशन नहीं है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ये पीरियोडिक मोशन है।
क्योंकि हर 24 आवर में अर्थ अपना एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेता है। तो ये तो पीरियडिक मोशन है, क्योंकि इसका हर 24 आवर के बाद वो अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है। तो ये तो है। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इन इट्स डायरेक्शन एंड रिलीज, है ना। इन इस डायरेक्शन से किसी मैग्नेट का रिलीज करोगे तो क्या कहता है, वो ऑसिलेट करता है ना। ऑसिलेट करेगा मतलब उसकी भी टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगी, है ना, कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में उससे 1 सेकंड लग रहा हो, 2 सेकंड लग रहा हो, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में उससे 1 सेकंड या 2 सेकंड लग सकते हैं, और वो फिक्स होता है। मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक, है ना, किसी भी क्लॉक का जो हैंड होता है, मतलब मान लो मिनट की सुई होती है या फिर घंटे की सुई होती है, वो एक, जैसे मिनट की सुई है, वो 1 घंटे में पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा देता है। तो उसका फिक्स है ना कि हर 1 घंटे में वो एक कंप्लीट चक्कर पूरा लगा लेगा। तो ये भी पीरियडिक मोशन है, ठीक। एरो रिलीज फ्रॉम ए बो, अगर आप एक तीर मारते हो तो क्या वो तीर वापस आता है? क्या वो फिक्स है कि हर एक फिक्स इंटरवल के बाद तीर अपने आप अपने वहाँ से बाण से निकल जाएगा, यानी बो से निकल जाएगा? नहीं। एक बार तीर निकल गया तो निकल गया, वो वापस नहीं आता है। तो ये एक पीरियडिक मोशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी धनुष से निकला तीर, है ना, जैसे शब्द से मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आते, वैसे ही धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आते हैं, और ये पीरियडिक मोशन नहीं होता है। कह रहा साउंड वेव ट्रैवल फास्टेस्ट, है ना। साउंड ट्रैवल सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करता है? तो वो होता है हमारा सॉलिड, है ना। कभी टेबल पे सर रख के टेबल को हल्का सा ठोकना, है ना, हल्का सा उस पर प्रेस करना, अब वो बहुत तेज साइन देगा, है ना। सर कान को टेबल पे टच करके रखो और टेबल को एक दूसरे एंड पर हल्का सा टच करो, हल्का सा आवाज करना, बहुत तेज साउंड सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में आपका जो टेबल है वो एक सॉलिड है, और सॉलिड में साउंड सबसे तेज ट्रैवल करता है। ठीक है, क्वेश्चन 35 का है, एक ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट, एक ट्रांसवर्स वेव क्या के पास क्या होता है, यानी एक अनुप्रस्थ तरंग में क्या शामिल होता है? देखो, इसको लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव ना, इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव। जिसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रफ, ऐसे बोलते हैं क्रेस्ट, या उल्टा होता है ट्रफ क्रेस्ट, शायद ऊपर क्रेस्ट या नीचे को ट्रफ बोलते हैं, एक बार चेक कर लेना ना। एक होता है ट्रफ से, एक को बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों होते हैं ना, इसमें दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो गया 2019 का सेट नंबर मॉडल सेट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन इसी में से ही आने वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इधर-उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि झारखंड बोर्ड ने मॉडल सेट का पेपर नहीं निकाला है और टाइम भी आपको बहुत कम मिला है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है।